जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 31 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति मिलने पर सफल अभ्यर्थियों ने सीएम हेमंत सोरेन से मिलकर खुशी जाहिर की, जिन्होंने कहा कि सभी बाधाएं दूर हो गई हैं और सरकार युवाओं के भविष्य के लिए प्रतिबद्ध है। सीएम ने अपनी सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में जेपीएससी की पिछली 18 वर्षों की तुलना में अधिक परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से पूरी कराने का भी दावा किया। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुक्रवार 5 दिसंबर से शुरू होगा, जिसके लिए गुरुवार को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी सहित अन्य शामिल हुए। सत्र को देखते हुए 5 दिसंबर की सुबह 8 बजे से 11 दिसंबर की रात तक विधानसभा भवन के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिसके तहत रैली, प्रदर्शन और 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा। झारखंड में अचानक सर्दी बढ़ने लगी है, जहां कांके और मैक्लुस्कीगंज में पारा 7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की और गिरावट की संभावना जताई है। विभाग ने 5 और 6 दिसंबर के लिए गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा सहित कई जिलों में शीतलहर येलो अलर्ट की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते रांची जिला प्रशासन ने बढ़ती ठंड को देखते हुए अलाव की व्यवस्था शुरू कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय एड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ये याचिका रांची सिविल कोर्ट के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सीजेएम द्वारा एड की शिकायत पर लिए गए संज्ञान को चुनौती देती है। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट को 12 दिसंबर की निर्धारित सुनवाई को अगली अदालत के आदेश तक स्थगित रखने का भी निर्देश दिया है। झारखंड में हेमंत सोरेन को भरपेट कोस रहे कुछ लोग, जिसका कारण है बिहार सीएम नीतीश कुमार की तरह हेमंत सोरेन की 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा का झूठ निकलना। अब सभी के घरों में आ रहे बकाया बिल भुगतान के नोटिस। निम्न मध्यम आय वर्ग के वो लोग जिन्होंने 200 यूनिट से काफ़ी कम बिजली इस्तेमाल की, उन्हें भी मिला नोटिस। साथ ही जल्द बकाया भुगतान नहीं करने पर कनेक्शन काटने का नोटिस भी। ऊपर से अब पहले रिचार्ज यही प्रीपेड कर ही बिजली कर सकेंगे इस्तेमाल। बात इतनी ही नहीं और बिल भी बढ़ेगा। अब बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल ने वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए बिजली दरों में औसतन 60% तक की भारी वृद्धि का प्रस्ताव ऊर्जा नियामक आयोग जेएसईआरसी के समक्ष रखा है। इस प्रस्ताव के तहत घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरें 6 रुपये और 70 पैसे से 6 रुपये और 85 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 10 रुपये और 20 पैसे से 10 रुपये और 30 पैसे प्रति यूनिट करने की सिफारिश की गई है, जिससे सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर असर पड़ेगा। रांची में 3.30 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर सक्रिय होने के बाद उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि जीरो बैलेंस होते ही बिजली बिना चेतावनी के अचानक कट जा रही है, जिससे रोजमर्रा के काम और आयोजन प्रभावित हो रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ऑनलाइन रिचार्ज के बाद भी बिजली बहाली में घंटों 2 से 7 घंटे तक की देरी हो रही है, जिससे स्मार्ट मीटर लगाने का उद्देश्य सुविधा पूरा नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली से लौटने के बाद 5 दिसंबर से शुरू होने वाले झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र के लिए सत्ताधारी गठबंधन झामुमो कांग्रेस और विपक्ष दोनों ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। सत्र के संचालन के लिए 4 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जबकि उसी दिन शाम को सीएम सोरेन की अध्यक्षता में गठबंधन की अहम रणनीतिक बैठक होगी और कांग्रेस भी विपक्ष के हमलों का जवाब देने तथा सदन में अपनी सक्रियता बढ़ाने के लिए अलग से विधायक दल की बैठक करेगी। झारखंड के 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में शिक्षा को हाईटेक बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर डिजिटल रिपोर्ट कार्ड प्रणाली की शुरुआत की जा रही है, जिसका पहला रिपोर्ट कार्ड 5 दिसंबर को गिरिडीह के सर जेसी बोस स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स में जारी किया जाएगा। इस डिजिटल रिपोर्ट कार्ड में विद्यार्थियों के सबमिटिव असेसमेंट 51 अंकों के साथ साथ उपस्थिति, अनुशासन, नेतृत्व कौशल आदि 10 शैक्षणिक क्रियाकलापों को भी ए से डी ग्रेड में शामिल किया गया है, जो सर्वांगीण विकास का पारदर्शी मूल्यांकन प्रस्तुत करेगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेएलकेएम ने राज्य के छात्रों और युवाओं के अधिकारों व लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर गुरुवार को डुमरी के चिरैया मोड़ से छात्र अधिकार पदयात्रा शुरू की, जिसे डुमरी विधायक जयराम महतो ने रवाना किया। ये पदयात्रा 9 दिसंबर को रांची विधानसभा धरना स्थल पर एक विशाल जनसभा के साथ समाप्त होगी, जिसके माध्यम से लंबित छात्रवृत्ति भुगतान, जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट परीक्षाओं के परिणाम जारी करने और सरकारी पदों पर शीघ्र नियुक्ति की मांग की जाएगी। हजारीबाग में 27 से 29 दिसंबर 2025 तक संत स्टेफेन स्कूल के मैदान में 17वीं झारखंड यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राज्य भर के लगभग 500 युवा खिलाड़ी, 240 बालिकाएं और 260 लड़के भाग लेंगे।
ये प्रतियोगिता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन नेशनल यूथ वॉलीबॉल टीम के लिए किया जाएगा, जिसके लिए खिलाड़ियों के रहने और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई है। भाजपा ने आगामी विधानसभा शीतकालीन सत्र 5 से 11 दिसंबर के दौरान सरकार को घेरने की रणनीति बनाने के लिए 7 दिसंबर को अपने विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में भाजपा अपने आरोप पत्र के आधार पर विभिन्न जन सरोकार के मुद्दों को मजबूती से उठाने और सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति पर विस्तृत चर्चा करेगी। रांची के रिम्स में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की छात्रा सुश्री काजल का नामांकन फर्जी जाति प्रमाण पत्र एससी श्रेणी के आधार पर प्रवेश लेने के कारण रद्द कर दिया गया है, जबकि उसके नीट यूजी दस्तावेजों में उसकी श्रेणी ओबीसी एनसीएल सेंट्रल लिस्ट दर्ज थी। रिम्स की जांच में प्रस्तुत एससी प्रमाण पत्र और वंशावली के फर्जी पाए जाने के बाद संस्थान ने उसका एडमिशन निरस्त कर दिया है और अब रिक्त सीट पर अगली पात्र अभ्यर्थी को मौका देने के लिए जेसीईसीई बोर्ड को पत्र भेजा गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट आईएचएम रांची में कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की और पर्यटन मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू ने सभागार सह कार्यकारी विकास केंद्र और बालिका छात्रावास विस्तारीकरण योजना का शिलान्यास किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को आतिथ्य क्षेत्र में आधुनिक कौशल और बेहतर करियर के मौके देना है। इस दौरान कृषि मंत्री ने मांडा कॉलेज को छोटानागपुर स्टडीज एंड रिसर्च सेंटर बनाने की मांग रखी, जबकि पर्यटन मंत्री ने आईएचएम के विकास में सहयोग और राज्य की संस्कृति को आधुनिक सेवाओं से जोड़ने पर जोर दिया। केंद्र सरकार के डीपम ने रांची स्थित हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी को बंद करने या विनिवेश के लिए चिन्हित उपक्रमों की सूची से हटाकर बड़ी राहत दी है, जिससे इसके पुनरुद्धार की उम्मीदें बढ़ गई हैं। इस पुनरुद्धार के प्रयास में राज्य सरकार ने स्मार्ट सिटी परियोजना के लिए एचईसी की 500 एकड़ जमीन खरीदने का प्रस्ताव दिया है, जिससे कंपनी को लगभग 5,000 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे, जिसका उपयोग 2,067 करोड़ रुपए की देनदारियां चुकाने और आधुनिकीकरण में किया जाएगा। झारखंड में अपराधियों का मनोबल कितना बड़ा हुआ है उसकी बानगी एक जानिए। गिरिडीह में एक हैरान कर देने वाली घटना में एक आरोपी जिसका नाम बिट्टू खान है, जज के बॉडीगार्ड से गाड़ी चलाना सीखने के बहाने उनकी सरकारी पिस्टल छीनकर भाग गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज के आधार पर छापेमारी की और कुछ ही घंटों में आरोपी बिट्टू खान को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही छीनी गई पिस्टल भी बरामद कर ली। चक्रधरपुर पुलिस ने पशु तस्करी के नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टोकलो रोड पर छापेमारी के दौरान 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से तस्करी में इस्तेमाल किया जा रहा एक पिकअप वाहन तथा उस पर लदी 7 भैंसें बरामद की हैं। एसडीपीओ शिवम प्रकाश ने बताया कि ये तस्कर भैंसों को अवैध रूप से ओडिशा और बंगाल ले जाने की फिराक में थे और दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की पहचान कर रही है। गिरिडीह जिले के जमुआ और मरकच्चो थाना क्षेत्र में मैसेज जय मां गौरी स्टोन वर्क्स के नाम से चल रही पत्थर खदानों की लीज अवधि 10 वर्ष 17 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो चुकी है। बावजूद इसके तीनों लीजधारकों द्वारा अवैध उत्खनन जारी रखा जा रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने खनन विभाग पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए अवैध खनन से हो रहे पर्यावरण और आवासीय नुकसान की जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। टोटो ऑटो चालकों ने नगर परिषद द्वारा टोल टैक्स में अचानक और अत्यधिक वृद्धि आसपास के जिलों में 30 रुपये की जगह पाकुड़ में 66 रुपये के विरोध में गुरुवार को मोहनपुर मोड़ पर पाकुड़ हिरनपुर मुख्य सड़क को जाम कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालकों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया और उनकी समस्याओं को संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। चक्रधरपुर पुलिस ने नशा कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए टोकलो रोड निवासी राजा सिंह को गिरफ्तार किया है, जो अपने मोबाइल फोन के बैक कवर के भीतर ब्राउन शुगर की पुड़िया छुपाकर अवैध बिक्री कर रहा था। पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजा सिंह के घर से 68 पुड़िया ब्राउन शुगर, एक मोबाइल फोन और एक अपाची मोटरसाइकिल जब्त की है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। लातेहार पुलिस ने अमन साहू मृत और राहुल सिंह गिरोह के लिए लेवी वसूलने और लगभग 50 लाख रुपए के पैसों का लेन देन करने के आरोप में रांची के आजाद नगर निवासी शाहिद अंसारी को गिरफ्तार किया है, जो मधुपुर जेल में बंद गिरोह के सदस्य आकाश राय उर्फ मोनू का होने वाला साड़ू है। शाहिद अंसारी, जिसे गिरोह का सक्रिय सदस्य माना जा रहा है, ने पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद पुलिस गिरोह के पूरे लेवी नेटवर्क और अन्य सदस्यों की भूमिका की जांच कर रही है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंच चुके हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और यह रूस एवं यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला भारत दौरा है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण 23वां भारत रूस द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन है, जिसमें रक्षा, ऊर्जा, व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित कई महत्वपूर्ण समझौते होने की संभावना है तथा 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर और राजघाट पर श्रद्धांजलि का कार्यक्रम है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 दिसंबर से 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आ रहे हैं, जो रूस संग यूक्रेन युद्ध के बाद उनका पहला दौरा है और यह उनका 11वां भारत दौरा होगा, जिसमें वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
पुतिन के अधिकांश दौरे दिसंबर में इसलिए होते हैं क्योंकि भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन पारंपरिक रूप से इसी महीने आयोजित किया जाता है, जो दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और रणनीतिक सहयोग की दिशा तय करने वाला सबसे महत्वपूर्ण मंच है। साथ ही दिसंबर का अनुकूल मौसम भी एक कारण है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की सालाना बेसिक सैलरी लगभग $1,40,000 1.16 करोड़ रुपए है, जो पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप $4 लाख या 3.32 करोड़ रुपए की तुलना में काफ़ी कम है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक वेतन सबसे कम लगभग 1.66 लाख रुपए सालाना 20 लाख रुपए है, जिसमें से वह 50,000 रुपए व्यक्तिगत सैलरी के रूप में लेते हैं। तीनों नेताओं की बेसिक सैलरी में अंतर होने के बावजूद उनकी वास्तविक शक्ति और प्रभाव उनके पद, राजनीतिक निर्णयों और देश के संसाधनों पर उनके नियंत्रण में निहित है। मोदी सरकार ने 3 दिसंबर से एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जिसके माध्यम से अब लोग घर बैठे ही अपने आधार कार्ड का एड्रेस, नाम, फोटो और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर खुद अपडेट कर सकते हैं, जिसके लिए किसी फिजिकल विजिट या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होगी। यह नया फीचर OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन का उपयोग करके कुछ मिनटों में अपडेट प्रक्रिया पूरी कर देता है, जिससे ये दूरदराज के निवासियों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से सुविधाजनक होगा। इन दिनों बेहद चर्चा में बने एक ऐप का केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा प्रचार, जबकि विपक्ष ने इसी ऐप से आम से खास जनता के जासूसी करने का अंदेशा जाहिर किया है। भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया संचार साथी ऐप स्मार्टफोन चोरी या धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक सुरक्षित समाधान बन गया है, जो चक्षु फीचर से संदिग्ध कॉल मैसेज रिपोर्ट करने और खोए व चोरी हुए फ़ोन को इमी के माध्यम से तुरंत ब्लॉक करने जैसी 5 महत्वपूर्ण सुविधाएं प्रदान करता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह ऐप स्वैच्छिक है और उपयोगकर्ता की गोपनीयता पूरी तरह सुरक्षित है। ये केवल जरूरी परमिशन लेता है और संवेदनशील डेटा तक इसकी कोई पहुंच नहीं है। घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने लगातार तीसरे दिन गुरुवार को भी बड़े पैमाने पर 100 से अधिक उड़ानें रद्द कर दी, जिससे दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु सहित देश भर के प्रमुख हवाई अड्डों पर हजारों यात्रियों को भारी असुविधा और अफरा-तफरी का सामना करना पड़ा। पिछले 2 दिनों में 250 से 300 उड़ानें प्रभावित होने और नवंबर में भी 1,232 उड़ानें रद्द होने के बाद नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA ने इंडिगो को तलब किया है और उनसे परिचालन व्यवधानों के कारणों को स्पष्ट करने तथा उन्हें कम करने के उपाय बताने को कहा है। लोकसभा में सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पास कर दिया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य GST मुआवजा से समाप्त होने के बाद सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, हुक्का, जर्दा और पान मसाला जैसे तंबाकू उत्पादों पर एक्साइज ड्यूटी लगाकर करों को बनाए रखना और इन्हें सस्ता होने से रोकना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार ये कदम स्वास्थ्य सुधार और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए राजस्व जुटाएगा, क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि सिगरेट सस्ती हो, और इस बिल में तंबाकू उत्पादों पर ड्यूटी दोगुनी करने से लेकर प्रति 1000 स्टिक पर 5,000 रुपये से 11,000 रुपये तक शुल्क लगाने का प्रावधान है। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान CM नीतीश कुमार ने RJD विधायक भाई वीरेंद्र को संबोधित करते हुए कहा कि RJD की गड़बड़ियों के कारण अब वह कभी उनके साथ नहीं आएंगे। वहीं RJD ने CM के बयानों में विरोधाभास बताते हुए पलटवार किया, जिसके जवाब में नीतीश कुमार ने सदन में अपने 20 साल के शासनकाल के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, शांति और बुनियादी ढांचे में किए गए कार्यों का विस्तृत विवरण दिया। शिक्षा विभाग द्वारा बिहार के सभी सरकारी विद्यालयों में दिसंबर के अंत तक डिजिटल अटेंडेंस की प्रक्रिया लागू की जा रही है, जिसके तहत स्कूलों को टैबलेट दिए जा रहे हैं ताकि बच्चों और शिक्षकों की हाजिरी ऑनलाइन दर्ज की जा सके। यह नई व्यवस्था बच्चों के सामूहिक फोटो आधारित उपस्थिति दर्ज करेगी और शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे मिड डे मील में होने वाले फर्जीवाड़े पर अंकुश लगने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में भाजपा भूपेंद्र चौधरी का कार्यकाल पूरा होने के बाद नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा करने की तैयारी में है, जिसके नाम पर PM मोदी, अमित शाह और JP नड्डा की मुलाकात में अंतिम मुहर लगने की संभावना है। पार्टी की राजनीतिक रणनीति OBC समुदाय पर केंद्रित है, जिसके तहत लोधी संदीप सिंह, BL वर्मा, निषाद, साध्वी निरंजन ज्योति, यापाल, SP बघेल समुदाय से गैर यादव OBC नेता को अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना है, जो 2027 विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी हमारी ये खबर, हमें बताइएगा ज़रूर। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।